वालेकुम एसपीएससी एस्पायरेंट्स। मैं हूं मुक़द्दस अब्बासी और आज हम स्टार्ट करने वाले चैप्टर 22 दैट इज़ केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन। इस चैप्टर के अंदर कुछ हाइड्रोकार्बन मेन हाइड्रोकार्बन की कुछ डिटेल्स दी हुई हैं। जैसे पहले मेंबर अल्केन सीरीज़ का पहला मेंबर मीथेन है तो उसकी डिटेल्स दे दी। इथेन की सीरीज़ इथेन की डिटेल्स दे दी। फिर जो अल्कीन सीरीज़ का पहला मेंबर है दैट इज़ ईथीन, उसकी डिटेल्स है। और अल्काइन सीरीज़ के पहले मेंबर यानी इथाइन की थोड़ी बहुत डिटेल्स दी हुई है। तो इसमें कुछ डिटेल्स जो हैं वो इतनी दी हुई हैं जो बाकी जो मेंबर्स होंगे उनको रिप्रेजेंट करेंगी। जैसे अगर हम मीथेन की प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं तो यही प्रिपरेशन हम अल्केन फैमिली के दूसरे मेंबर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे प्रोपेन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, ब्यूटेन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, इस तरीके से। अब इनके इंट्रोडक्शन में देखें तो मीथेन जो है CH4 इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। नेचुरल गैस में जो मेजर कंस्टिट्यूएंट है दैट इज़ मीथेन और मार्शी प्लेसेस पर मिलती है, इस वजह से इसको मार्श गैस भी कहा जाता है। स्ट्रक्चर को देखें तो कार्बन ने सारे सिंगल बॉन्ड बनाए हुए होते हैं CH4 में, यानी कार्बन अपने 4 वैलेंसी को सिंगल बॉन्ड बनाने के लिए जब यूज़ कर रहा हो तो हाइब्रिडाइजेशन कार्बन की होती है sp3 और उस वक्त जो शेप बनेगी दैट वुड बी टेट्राहेड्रल विद एन एंगल ऑफ 109.5। प्रिपरेशन के लिए याद रखिए कोई सा भी अल्केन हो, एक तो रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड से अल्केन बनता है। तो अगर आपको मीथेन बनाना है तो मिथाइल आयोडाइड यूज़ करोगे, इथेन बनाना है तो इथाइल आयोडाइड यूज़ करेंगे, इस तरीके से। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से भी अल्केन बनाए जाते हैं। आपने बस क्या करना है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हम कहते हैं मैग्नीशियम का हैलाइड और अल्काइल के साथ जो कंपाउंड होता है अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, उसे हम कहते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। जब हम उसको वाटर में हाइड्रोलाइज करेंगे तो फिर अल्केन मिलेगा। तो अगर आपने मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड लिया है तो मीथेन बनेगी, इथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड लोगे तो इथेन बनेगी। यहाँ से कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आप लिख कर याद कर लो और फिर केमिकल प्रॉपर्टीज़ में याद रखें कि अल्केन जो होते हैं वो रिलेटिवली अनरिएक्टिव होते हैं। इनमें दो तरह के रिएक्शंस होते हैं, एक तो हेलोजिनेशन, दूसरे कंबस्शन। हेलोजिनेशन रिएक्शन जो होंगे इसमें क्या होगा कि जो अल्केन होगा उसका एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा और उसकी जगह पर एक हेलोजन अटैच हो जाएगा। दिस इज़ द सिंपल हेलोजिनेशन रिएक्शन। अब ये एक तरह का सब्सटीट्यूशन रिएक्शन है, यानी हाइड्रोजन की जगह किसी और एलिमेंट का अटैच हो जाना इज कॉल्ड सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। और सब्सटीट्यूशन रिएक्शन भी दो तरह के होते हैं, कुछ होते हैं इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक और कुछ होते हैं फ्री रेडिकल। ठीक, तो ये जो है वो फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन रिएक्शन होता है। तो अल्केन जब भी रिएक्शन करेंगे हेलोजिनेशन तो वो फ्री रेडिकल चेन रिएक्शन करते हैं। और दूसरा कंबस्शन रिएक्शन, यानी ऑक्सीजन की मौजूदगी में बर्न होकर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाना इस कॉल्ड कंबस्शन रिएक्शन, और ये भी अल्केन सीरीज की फैमिली से होते हैं। और इसके कुछ यूजेस हैं, आप यहाँ से याद कर लें। दूसरा मेंबर इथेन है। इथेन का केमिकल फार्मूला C2H6 है। ये भी नेचुरल गैस में मौजूद होती है, गैस होती है, ऑयल वेल्स और कोल गैस में भी मौजूद होती है। इसकी स्ट्रक्चर को देखें तो कार्बन अगेन इसमें अपनी वैलेंसी को सिंगल बॉन्ड में ही यूज अप कर रहा है, इस वजह से sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी और वही सेम एंगल और वही सेम जो शेप बनेगी इसकी टेट्राहेड्रल। ओवरऑल इसमें 7 सिग्मा बॉन्ड्स बनेंगे, 6 जो है वो हाइड्रोजन के साथ और एक कार्बन कार्बन का बॉन्ड होगा, तो ओवरऑल 7 सिग्मा बॉन्ड्स बन रहे हैं। प्रिपरेशन वही सेम है जो मीथेन की हमने पढ़ी थी कि रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड से, वहां पर हमने मिथाइल आयोडाइड की रिडक्शन की थी तो यहाँ पर इथाइल आयोडाइड की रिडक्शन की है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में वहां पर हमने मैग्नीशियम आयोडाइड के साथ मिथाइल यूज किया था, तो यहाँ पर हम इथाइल यूज कर रहे हैं। तीसरा तरीका इथेन बनाने का वर्ड्स रिएक्शन है। आप यूनिक चीज़ों पर जाएं, क्योंकि एक जैसी चीज़ें बहुत ही कम आती हैं। जो यूनिक चीज़ होती है ना एक पर्टिकुलर कंपाउंड के लिए वो आती है। जैसे इथेन के लिए यूनिक चीज़ क्या है, वर्ड्स रिएक्शन का होना। तो वर्ड्स रिएक्शन के थ्रू इथेन बनाया जाता है, नॉट इथीन, नॉट प्रोपीन, वट बट सिर्फ हम इथेन बनाते हैं बाय द यूज़ ऑफ सोडियम मेटल। और सोडियम मेटल के यूज़ से हम क्या करते हैं कि अल्काइल हैलाइड की करवाते हैं रिडक्शन, तो इससे हमें मिलता है इथेन। अब जो इस मेथड ऑफ प्रिपरेशन को यूज़ करके एमसीक्यूज आ सकते हैं, क्योंकि दिस इज़ यूनिक वन। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर कुछ भी यूनिक नहीं है। आप देख जितने भी गैसेस पढ़ोगे सबकी सब स्पेरिंगली सोल्यूबल होंगी, सब कलरलेस होंगी। बॉइलिंग पॉइंट आप थोड़ी बहुत देख लीजिएगा, आ सकती हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी एक जैसी हैं। देखें जब भी बर्न होगा ऑक्सीजन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड वाटर प्रोड्यूस होगा, जब भी हेलोजिनेशन रिएक्शन होगा तो अल्काइल हैलाइड बन रहा है। सो दिस वन इज़ द सिंपलेस्ट। अब आते हैं इथीन पर। इथीन का केमिकल फॉर्मूला है C2H4। ये अल्कीन सीरीज
इसका पहला मेंबर है। 9% कोल गैस में मौजूद होती है। अब इसको अगर हम देखें तो इसमें कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ रहा है, और जब भी डबल बॉन्ड होगा तो कार्बन जो है एक डबल बॉन्ड बनाता है ना, जब तो कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन होगी दैट वुड बी sp2, और तब जो एंगल और शेप बनेगी दैट वुड बी ट्राइगोनल विद एन एंगल ऑफ 120। ओवरऑल हम देखें तो चार जो हाइड्रोजन है इनके साथ कार्बन ने सिग्मा बॉन्ड बना रखे हैं, और कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है जिसमें से एक सिग्मा एक पाई होगा, तो यानी ओवरऑल 5 सिग्मा 1 पाई बॉन्ड बन रहा है। प्रिपरेशन को देखें तो अल्कोहल की डिहाइड्रेशन, ये चीज़ें याद नहीं रखनी है आपको, सारे रिएक्शंस याद नहीं रखने। ऑप्शन आ जाए कि अल्कोहल की डिहाइड्रेशन से क्या बनता है तो आप खुद देख लें कि ये अल्कोहल बना लिया हमने। इसकी डिहाइड्रेशन का मतलब है कि इसमें से वाटर हमें रिमूव करना है, तो अगर आप इसमें से वाटर रिमूव करो यानी 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन रिमूव करके देखो तो पीछे बचेगा C2H4, और वो किसका फॉर्मूला होता है, वो अल्कीन का फॉर्मूला होता है, इथीन का फॉर्मूला होता है। तो आप फ़ौरन बता सकते हो कि डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से इथीन बनती है। और इथाइल क्लोराइड आप बनाएं, इथाइल क्लोराइड, उसके बाद उसकी क्या करनी है, डीहाइड्रो हेलोजिनेशन, पहले डीहाइड्रो करें यानी हाइड्रोजन रिमूव करें एक, और दूसरा हेलोजन रिमूव करें। तो फॉर एग्जांपल आपने एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव किया, एक क्लोरीन यहाँ से रिमूव किया, तो पीछे बचा C2H4 दैट इज अगेन इथीन, और 1,2 डाइक्लोरो इथेन है फॉर एग्जांपल, यहाँ से इसकी डीहेलोजिनेशन करें यानी दोनों क्लोरीन अगर रिमूव कर दें अगेन इथीन बनी। इथाइन की रिडक्शन करें, दिस वन इज द इथाइन, इथाइन में रिडक्शन यानी हाइड्रोजन की एडिशन करवाएं तो भी हमें इथीन मिल रही है। सो दीज आर द प्रिपरेशन, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस इतना ध्यान में रखना है कि ऑप्शन अगर सामने आ जाए तो आप खुद बना सको कि ये चीज़ बन रही है या नहीं बन रही। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ याद कर लें कि इनहेलेशन से एनेस्थीसिया प्रोड्यूस करेगी, और वाटर में स्पेरिंगली सोल्यूबल है, ये इसकी यूनिक प्रॉपर्टी नहीं है। स्वीट स्मेल का प्रोड्यूस होना इज आल्सो यूनिक प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में याद रखें कि इथीन में डबल बॉन्ड है, और जब भी किसी भी डबल बॉन्ड मौजूद हो तो रिएक्शंस एडिशन रिएक्शन होते हैं, क्योंकि ये जो डबल बॉन्ड है इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिलोकलाइज्ड होंगे, तो ये पाई बॉन्ड टूटता है और 2 सिग्मा बॉन्ड बनते हैं, ये सिंपल होता है एडिशन रिएक्शन, और इसमें कुछ भी नहीं होगा। तो अल्कीन में देखें कि अगर आपसे कहा जा रहा है कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो आप बस इस बॉन्ड को ब्रेक कर देंगे, हाइड्रोजन को ऐड करना है, एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड कर दे, एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड कर दे, तो आप देखिए सिंपली ये प्रोडक्ट बन गई। हेलोजन की एडिशन का कहा जाए तो आप हेलोजन की एडिशन में देखें फिर से यहाँ से पाई बॉन्ड तोड़ देना है, एक सिंगल बॉन्ड बच जाएगा, और फिर 2 क्लोरीन है तो एक इस साइड दूसरा इस साइड, क्योंकि एडिशन रिएक्शन में कोई बाय प्रोडक्ट नहीं बनती। हाइड्रोजन हेलाइड है, एक जगह हाइड्रोजन ऐड कर दें, दूसरी जगह हेलाइड ऐड कर दें। अब याद रखें कि अगर हेलोजन की एडिशन हो रही है तो रिएक्टिविटी इस तरीके से होती है कि क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन ब्रोमीन, ब्रोमीन इज मोर रिएक्टिव देन आयोडीन, यानी टॉप टू बॉटम रिएक्टिविटी जो है वो डिक्रीज हो रही है, क्लोरीन की रिएक्टिविटी ज़्यादा है। और अगर हाइड्रोजन हेलाइड की बात करें तो उलट हो जाएगा, यानी आयोडीन की रिएक्टिविटी इस बार ज़्यादा हो जाएगी हाइड्रोजन आयोडाइड की, और हाइड्रोजन ब्रोमाइड की सेकेंड नंबर पर आ जाएगी। इस तरीके से ये उलट हो जाएगा, तो ये पॉइंट जहन में रखना है। सल्फ्यूरिक एसिड की जो एडिशन है वो भी आप करवा दे सकते हैं कि किस तरीके से कंपाउंड बन रहे होते हैं। हाइपोहेलस एसिड की एडिशन करवा सकते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, वाटर की। आयोडीन तो एक्चुअली ईथर की मौजूदगी में इसकी एडिशन हो सकती है, बाकी ब्रोमीन, क्लोरीन वगैरह रूम टेम्परेचर पर ऐड हो जाते हैं, तो आप इनके प्रोडक्ट्स को एक दफ़ा देख लीजिएगा। थोड़े और रिएक्शंस देखें तो KMnO4 के साथ अगर रिएक्ट करें तो इथाइलिन ग्लाइकोल की फॉर्मेशन होती है। वाटर की एडिशन से, हाइड्रेशन से हम अल्कोहल बनता है, और मस्टर्ड गैस की फॉर्मेशन इज ऑल्सो यूनिक यूज़ ऑफ इथीन, कि इथीन को अगर रिएक्ट करवाया जाए सल्फर मोनोक्लोराइड से तो मस्टर्ड गैस बनती है। ये मस्टर्ड गैस का केमिकल नेम है, ये भी याद रखना है। पॉलीइथीन की फॉर्मेशन इसकी पॉलीमराइजेशन से हो सकती है, दिस इज ऑल्सो इट्स यूज़। राइपनिंग ऑफ फ्रूट, ये इसका यूज़ है, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स में इसको यूज़ किया जाता है, दिस वन इज द यूनिक यूज़ ऑफ इथीन। अब आते हैं इथाइन पर, तो इथाइन को एसिटाइलिन भी कहा जाता है। 10% कोल गैस में और ऑयल गैस में ये मौजूद होती है। इसकी स्ट्रक्चर को देखें तो कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड होता है, लीनियर स्ट्रक्चर होगी विद एन एंगल ऑफ 180। इसमें ओवरऑल 2 पाई बॉन्ड्स आएंगे क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड होता है, और 3 जो है सिग्मा बॉन्ड्स आएंगे। प्रिपरेशन इसकी कुछ भी यूनिक नहीं है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में जो यूनिक इसकी प्रॉपर्टी है दैट इज़ कि इसको अगर कंप्रेस किया जाए तो ये एक्सप्लोड हो जाएगा। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में इसकी हाइड्रोजिनेशन रिएक्शंस आ जाते हैं, जैसे इसमें भी यही मेथड अप्लाई होगा कि एक पाई बॉन्ड टूटा, 2 सिग्मा बॉन्ड बने, फिर यहाँ जब डबल बॉन्ड बचेगा तो फिर से इसकी रिएक्शन करवाया जा सकता है, एक पाई बॉन्ड टूटेगा, 2 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, इस तरीके से। आप इसी मेथड से काफ़ी सारे रिएक्शंस इसके खुद करवा सकते हैं, जैसे हेलोजिनेशन है, आप बस एक पाई बॉन्ड को तोड़ के 2 सिग्मा बॉन्ड बना लें तो ये इथीन बन जाएगा। हाइड्रोजन हैलाइड की भी इसी तरीके से एडिशन होगी। याद रखिए जब हाइड्रोजन हैलाइड ऐड होती है ना किसी भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड में, तो क्या होगा कि मार्कोवनिकॉफ रूल यूज़ होता है। इसके अकॉर्डिंग जब भी एक पाई बॉन्ड टूटेगा और आप हाइड्रोजन हैलाइड की एडिशन करवाओगे तो जहाँ हाइड्रोजन की कमी होगी वहाँ पर इसका नेगेटिव पार्ट अटैच हो जाएगा।
जैसे कि ब्रोमीन है, ब्रोमीन वहाँ जाएगा जहाँ हाइड्रोजन की कमी होगी। अब यहाँ पर तो जब पाई बॉन्ड टूटा तो हाइड्रोजन की कमी कहीं पर भी नहीं थी, इस वजह से कहीं पर भी आप अटैच कर दें, एक जगह हाइड्रोजन दूसरी जगह ब्रोमीन। लेकिन अगर आप दोबारा इसमें HBr को अटैच करने की कोशिश करेंगे तो अब जो Br जाएगा तो हाइड्रोजन की कमी इस पर हुई हुई है तो यहाँ पर आएगा, ठीक है, राइट हैंड साइड पर एड हुआ है, और हाइड्रोजन जो है वो वहाँ जाएगा जहाँ पहले से हाइड्रोजन बहुत सारे मौजूद हैं। सो ये आपको याद रखना है, मार्कोव-निकोव रूल्स। उसके बाद HCN की एडिशन भी इसी मेथड से हो रही है, वाटर की एडिशन हो रही है, और इथाइन की कंबस्शन से वही सेम प्रोडक्ट बन रही है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। हाँ, ये चीज़ याद रखनी है कि इथाइन की जब ऑक्सीडेशन आप KMnO4 से करवा रहे हो, अगर आप कोल्ड KMnO4 यूज़ करोगे तो फॉर्मिक एसिड बनेगी, अगर आप हॉट KMnO4 यूज़ करोगे तो ऑक्सैलिक एसिड की फॉर्मेशन होती है। ये छोटी छोटी चीज़ें आपने रिएक्शंस में याद करनी होती है, बाकी सारे रिएक्शंस को याद करने की ज़रूरत नहीं होती। जो है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी कर सकता है, जिसको हम कहते हैं एसिडिटी ऑफ इथाइन। इसमें हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता है किसी हैवी मेटल के साथ, जैसे डाइसोडियम एसिटाइलेट का बनना, सिल्वर एसिटाइलेट का बनना। फिर इथाइन के कुछ यूजेस आप यहाँ से याद कर लें, ये सारे यूनिक यूजेस ही हैं। अब आते हैं बेंजीन पर। बेंजीन इज़ द किंग कंपाउंड ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और इसको सबसे पहले आइसोलेट फेराडे ने किया था 1825 में, और हॉफमैन ने 1845 में ये बताया था कि ये कोल टार का कंस्टिट्यूएंट है। प्रिपरेशन अगर एनहेक्सेन या एनहेप्टेन यानी पेट्रोलियम से अगर हम इसकी डिहाइड्रोजिनेशन करवाते हैं प्रोडक्ट की, तो फिर जो बन जाती है बेंजीन। इस प्रोसेस को हम हाइड्रोफॉर्मिंग प्रोसेस भी कहते हैं। जैसे एनहेक्सेन है, इसकी डिहाइड्रोजिनेशन होगी, इसमें से हाइड्रोजन अगर रिमूव करवाए जाए तो बेंजीन बन जाती है आइसोमराइजेशन करने से। कोल से भी बेंजीन बनता है, बिट्यूमिनस कोल के 1000 किलोग्राम से 50 किलोग्राम कोल टार मिलता है, जिसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से 0.5 टू 1 किलोग्राम बेंजीन मिलती है। एसिटाइलिन की पॉलीमराइजेशन से भी बेंजीन मिलती है। तो आपने बस नाम याद रखना है, थोड़ा बहुत मेथड देख लें कि कैसे बन रही है चीज़। ब्रदर कैक्यूल ने बताया था कि ये जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है बेंजीन के अंदर, डबल बॉन्ड जो है वो वाइब्रेशन, स्टेट ऑफ वाइब्रेशन में है। इस वाइब्रेशन की वजह से हाफ ऑफ द टाइम दो कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है तो अदर हाफ ऑफ टाइम में इनके पास डबल बॉन्ड होगा मौजूद। फिर 1892 में आर्मस्ट्रॉन्ग बायर ने भी एक फॉर्मूला दिया था बेंजीन की स्ट्रक्चर का। उन्होंने बताया था कि फोर्थ वैलेंसी जो कार्बन की है वो सेंटर की तरफ डायरेक्टेड है, लेकिन ये जो फॉर्मूला था इसको कोई ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिली थी। अब जो बेंजीन का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ट्रीटमेंट है उससे ये शो हो रहा है कि हर कार्बन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। इस हिसाब से फ्लेट हेक्सागोन स्ट्रक्चर बनती है विद एन एंगल ऑफ 120। कार्बन कार्बन की सिंगल बॉन्ड लेंथ जो है वो, सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ जो है 1.39 एंगस्ट्रॉम है। ओवरऑल बेंजीन के 15 बॉन्ड है, जिसमें 12 सिग्मा और 3 पाई बॉन्ड्स हैं। ठीक, अब ये जो 3 पाई बॉन्ड्स और 12 सिग्मा बॉन्ड है, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो ट्रीटमेंट के साथ जो इसकी पिक्चर बनाई हुई है बुक में, उसमें आप देख लीजिएगा किस तरीके से डायग्राम के थ्रू समझाया गया है। अब आते हैं रिएक्शंस पर। तो बेंजीन में जो मोस्ट फेवरेबल रिएक्शंस होते हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं। इसमें क्या होगा, एक इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। इलेक्ट्रोफाइल एक इलेक्ट्रॉन्स लवर स्पीशी होती है जिसको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होता है, यूजुअली इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगी। अब ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ये पाई बॉन्ड सिस्टम पर आके अटैक करेगी। इसके अटैक करने से क्या होगा कि ये जो पाई बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा और 2 सिग्मा बॉन्ड फिलहाल फॉर्म हो जाएंगे। एज अ रिजल्ट क्या होगा, एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ तो दूसरा इलेक्ट्रोफाइल अटैच हुआ है। इसके नतीजे में जिस कार्बन से पाई बॉन्ड शिफ्ट हुआ है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो रही है, जिसको हम कहते हैं कार्बोकेटाइन। अब ये कार्बोकेटाइन जो है, इस वक्त ये जो कार्बन होगा वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो जाएगा, इसलिए हाईली अनस्टेबल है। इसमें कार्बन के पास जो पॉजिटिव चार्ज है इसको हम कहते हैं कार्बोकेटायन या फिर एरेनियम आयन या फिर सिग्मा कॉम्प्लेक्स, और ये अनस्टेबल होता है। इस वजह से ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये रिमूव करनी है, तो ये जो हाइड्रोजन है ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, H प्लस जो है वो रिमूव हो जाएगा और जो इलेक्ट्रोफाइल है वो इसके साथ अटैच हो जाएगा और दोबारा से डबल बॉन्ड रिस्टोर हो जाएगा। तो अब देखें स्टेप 2 में कि ये जो हाइड्रोजन है किस तरीके से अपना बॉन्ड शिफ्ट करके खुद रिमूव हो रहा है और इलेक्ट्रोफाइल अटैच हो रहा है, यानी अंदर से इसके बेंजीन की स्ट्रक्चर पे भी कोई इफेक्ट नहीं आया, सिर्फ हाइड्रोजन के रिमूव किया गया और इलेक्ट्रोफाइल खुद आके अटैच हो गया है। सो दिस वन इज द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इससे हम इसी सेम मेथड से डिफरेंट कंपाउंड्स को सब्स्टिट्यूट करवा सकते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए किसी जैसे हैलोजिनेशन करवा रहे हैं तो हम एक लेविस एसिड का यूज़ करेंगे। ये लेविस एसिड क्या करेगी कि हैलोजन को प्रिपेयर करेगी, उसको इलेक्ट्रोफाइल बनाने में हेल्प करेगी। ये इलेक्ट्रोफाइल अगेन बेंजीन रिंग पे अटैक करके हेलोबेंजीन बना लेता है। ब्रोमोबेंजीन भी बन सकती है, क्लोरोबेंजीन बनती है। आयोडीनेशन जो है वो अच्छी यील्ड नहीं देगी और फ्लोरिनेशन जो है वो वाइगोरस है, इसलिए ब्रोमिनेशन एंड क्लोरिनेशन की जाएगी। नाइट्रोजन ऑफ बेंजीन सल्फ्यूरिक एसिड को यूज़ किया जाता है नाइट्रिक एसिड से NO2+ आयन बनाने के लिए, यानी इलेक्ट्रोफाइल बनाने
ये सल्फ्यूरिक यूज़ किया जाता है, रिजल्ट नाइट्रोबेंजीन बने। सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन के लिए सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ किया जाएगा SO3H+ सल्फोनिक एसिड बनाने के लिए, और ये जो सल्फोनिक एसिड बनेगा ये बेंजीन के ऊपर जाकर अटैच हो जाएगी। इस तरीके से सल्फोबेंजीन बन सकती है। अगर सब्स्टिट्यूशन के नतीजे में एक अल्काइल ग्रुप अटैच हो रहा है तो उसको हम कहते हैं अल्काइलेशन, और ये बाय द यूज़ ऑफ अल्काइल हैलाइड हो सकती है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड अल्काइलेशन। लेकिन असाइलेशन हम कहेंगे जब एक कार्बोनाइल अटैच हो रहा हो, कार्बो असाइल ग्रुप अटैच हो रहा हो। असाइल ग्रुप हम कहते हैं जब एक कार्बोनाइल के साथ कोई अल्काइल ग्रुप अटैच है, दिस इज कॉल्ड असाइल ग्रुप। अब इसकी अगर बेंजीन रिंग में एडिशन हो रही है, बेंजीन रिंग के साथ अगर ये सब्स्टिट्यूट हो रहा है तो इसे हम कहते हैं असाइलेशन। एंड बोथ ऑफ दीज प्रोसेस जो है इन दोनों प्रोसेस को हम कहते हैं फ्रीडरिक क्राफ्ट्स रिएक्शन। फ्रीडरिक क्राफ्ट्स रिएक्शन में हम यूज़ करते हैं किसी अल्काइल हैलाइड को यूज़ करते हैं अल्काइलेशन के लिए, और अगर असाइलेशन करवानी है तो किसी असाइल हैलाइड का यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से आप देखें कि अगर असाइलेशन करवा रहे हैं तो एसीटोफिनोन की फॉर्मेशन हो रही है। अल्काइल हैलाइड से हम जब इसकी अल्काइलेशन करवा रहे हैं तो हम देखें कि इस तरीके की प्रोडक्ट्स में ऑब्टेंड हो रही हैं। इसके एडिशन रिएक्शन भी होता है बेंजीन के एडिशन रिएक्शन नॉर्मली होते नहीं है, हमें इसके लिए वाइगोरस कंडीशन अप्लाई करनी पड़ती है। देखिए टेम्परेचर को भी इंक्रीज़ करना पड़ रहा है, कैटलिस्ट का यूज़ हो रहा है, प्रेशर को इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ करना पड़ रहा है, यानी वाइगोरस कंडीशन के अंदर ही बेंजीन की जो है एडिशन रिएक्शंस करवाई जा सकती है। फिर अगर आप हाइड्रोजिनेशन करवाओगे तो साइक्लोहेक्सेन की फॉर्मेशन होगी, क्लोरीनेशन से क्लोरोबेंजीन, ऑक्सीडेशन से जो मैलिक एनहाइड्राइड बन रहा है, और ये ऑक्सीडाइज भी जो कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ना, जैसे कैमेनोफोर है, पोटाशियम डाइक्रोमेट है, इनसे ऑक्सीडाइज भी नहीं होता सही तरीके से। ये बेंजीन रिंग की जो ये वाली पोजीशन होती है फर्स्ट कार्बन की, इसको हम कहते हैं ग्राउंड पोजीशन। उसके बाद ये जो सेकंड एंड सिक्स्थ पोजीशन है दैट इज कॉल्ड ऑर्थो पोजीशन। थर्ड एंड फिफ्थ कार्बन वाली पोजीशन को हम पैरा पोजीशन कहते हैं, और फोर्थ कार्बन की पोजीशन को हम फोर्थ कार्बन की पोजीशन को हम पैरा पोजीशन कह रहे हैं, एंड थर्ड एंड फिफ्थ जो है वो मेटा पोजीशन कहलाएंगी। अब अगर बेंजीन रिंग के ऊपर पहले से ही कोई कंपाउंड मौजूद है, जैसे बेंजीन के ऊपर ये मौजूद है, CH3 मौजूद है जिसको हम टोलिन कहते हैं। अब अगर ये मौजूद है पहले से ही, तो अगर आप इसका रिएक्शन करवाना चाह रहे हो तो इसकी मौजूदगी आने वाले ग्रुप के लिए चेंज करेगी बेंजीन की रिएक्टिविटी को भी और डायरेक्शन को भी, यानी जो अब आने वाला कंपाउंड जो बेंजीन के साथ आके रिएक्ट करेगा तो उसकी जो डायरेक्शन होगी उस पर भी अफेक्ट पड़ेगा इसकी मौजूदगी का, और उसकी रिएक्टिविटी में भी फ़र्क पड़ेगा। या तो इसकी मौजूदगी से ये बेंजीन रिंग ज़्यादा रिएक्टिव हो जाए तो इस ग्रुप को हम कहेंगे कि ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है, या फिर CH3 की मौजूदगी से ये और डीएक्टिवेट हो जाए तो इसको हम कहेंगे डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। तो अब हम देखते हैं कि इस हिसाब से तीन तरीके के ग्रुप्स होते हैं, या तो वो डायरेक्ट करेंगे ऑर्थो पैरा की तरफ और बेंजीन रिंग को मोर एक्टिवेट बना देंगे तो उनको हम कहेंगे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग एंड एक्टिवेटिंग ग्रुप। तो ये वाले ग्रुप्स हैं ये, तो अल्काइल ग्रुप भी इसी में आ रहा है, यानी CH3 जो है आने वाले कंपाउंड को किस तरफ डायरेक्ट करेगी, ऑर्थो पैरा की तरफ करेगी, दिस वन इज द ऑर्थो पोजिशन, और पैरा पोजिशन इज दिस वन। ठीक है, इन दोनों में से किसी एक की तरफ ये डायरेक्ट करेगी और इसको और ज़्यादा एक्टिवेट कर देगी। तो आप देखें यहाँ पर दोनों प्रोडक्ट्स बनी है, नाइट्रो और जो है पैरा नाइट्रो और ऑर्थो नाइट्रो दोनों प्रोडक्ट्स बनी है, क्योंकि ये जो CH3 ग्रुप है ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग एंड एक्टिवेटिंग ग्रुप है। अगर हेलोजन अटैच हुई हुई होती तो हेलोजन के अटैच होने से ये ऑर्थो पैरा की तरफ डायरेक्ट तो हो जाता, लेकिन फर्दर बेंजीन जो है वो रिएक्ट ना कर पाती, इसकी डीएक्टिवेटिंग, इसलिए जो हेलोजन्स होते हैं उनको हम कहेंगे डीएक्टिवेटिंग ग्रुप और ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। फिर कुछ होते हैं मेटा डायरेक्टर में ये चीज़ें आ जाती हैं। अगर इनमें से कोई भी कंपाउंड अटैच है, जैसे COOH अटैच है, कार्बोक्सिलिक एसिड अगर बेंजीन के ऊपर अटैच है, तो अगर आप इसके कैमेनोफोर की एडिशन करवाने की कोशिश करोगे तो देखिए मेटा की तरफ इसकी जो है पोजीशन हो गई। अब ये फर्दर रिएक्ट नहीं करेगी, ये फर्दर जो है डीएक्टिवेट हो जाएगी, इसका रिएक्शन पहले से भी कम हो जाएगा। तो इसके लिए मेटा डायरेक्टर जितने भी होते हैं वो डीएक्टिवेटर भी होते हैं। यहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीट होता है, इससे रिलेटेड MCQ सॉल्व कर लें, एंड ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।